इतिहास के संसार में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। मित्रों, मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य के सिलसिले में अब तक हम 10 बार मिल चुके हैं और आज 11वीं बार मिल रहे हैं। मित्रों, हमने चंद्रगुप्त और चाणक्य द्वारा मगध में राज्य स्थापना की बात की। हमने यह भी जानने की कोशिश की कि इन दोनों ने सेलुकस का मुकाबला कैसे किया। इससे पहले इन दोनों ने यूनानियों को भारत से बाहर कैसे निकाला। पिछले अंक में हम यह देख रहे थे कि दक्षिण भारत किसने जीता, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता, या वह नंदों का जीता हुआ था, या बिंदुसार ने जीता। और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि दक्षिण भारत जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब हम कुछ दूसरे राज्यों की बात कर लेते हैं। कश्मीर पर चंद्रगुप्त ने ही मौर्य आधिपत्य स्थापित किया था। प्रतीत होता है कि नेपाल भी उसके अधीन था। वहां उसने ललित पाटन नाम का एक नगर बसाया था। परंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी और बिंदुसार की कोई विजय प्रमाणित नहीं होती। यही कारण है कि अनेक विजय चंद्रगुप्त मौर्य के खाते में जाती हैं। नेपाल विजय का श्रेय चंद्रगुप्त को ही मिलना चाहिए। उसके पुत्र और पौत्र ने उसे एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त किया था। बंगाल पर चंद्रगुप्त का आधिपत्य संभवतः महास्थान अभिलेख से प्रकट होता है। यह अभिलेख प्रारंभिक मौर्य लिपि में है तथा इसमें काकिनी मुद्रा का उल्लेख आता है, जिसका वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी किया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य काल के विषय में बड़ी जरूरी सूचनाएं देता है, खासतौर से चंद्रगुप्त मौर्य के समय की सूचनाएं। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से सिद्ध होता है कि सौराष्ट्र का प्रदेश चंद्रगुप्त के अधीन था। यहाँ उसने पुष्पगुप्त वैश्य को अपना गवर्नर नियुक्त किया। इसी ने लोकहित में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती यानी मालवा पर भी चंद्रगुप्त का अधिकार होना स्वाभाविक है। जैन ग्रंथों के अनुसार मौर्य अवंती के अधिपति थे। यह आधिपत्य सर्वप्रथम चंद्रगुप्त के समय में ही स्थापित हुआ होगा। अब प्रश्न रह जाता है कलिंग का। सब जानते हैं कि अशोक ने इस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। इसी से कुछ विद्वानों का निष्कर्ष है कि उसके पूर्व यह मौर्य साम्राज्य से बाहर था। उन विद्वानों का यह भी कहना है कि मेगास्थनीज ने कलिंग का जो वर्णन किया है वह एक स्वतंत्र राज्य के समान है। हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि कलिंग पर नंद राज का आधिपत्य था। यह अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि नंद साम्राज्य को पूर्ण रूप से हस्तगत करने तथा सुदूर प्रांतों को अधीनस्थ करने के पश्चात भी साम्राज्यवादी चंद्रगुप्त कलिंग जैसे छोटे परंतु संपन्न देश की स्वतंत्रता के प्रति उदासीन रहता। जिस समय चंद्रगुप्त के अतुल सैन्य बल और चाणक्य की गूढ़ कूटनीति के समय विदेशी एवं स्वदेशी शासक एक एक करके आत्मसमर्पण कर रहे थे, उस समय यह नितांत अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि कलिंग सर्वहारी मौर्य सत्ता के समक्ष चुनौती के रूप में सिर ऊंचा करके खड़ा रहता। कलिंग के चारों ओर कोई भी राज्य स्वतंत्र नहीं बचा था। फिर कलिंग कैसे स्वतंत्र बचता? चंद्रगुप्त ने ही कलिंग को अपने अधीन किया था, परंतु दूरस्थ प्रदेश होने के कारण उसके आंतरिक विषयों में
उसने हस्तक्षेप नहीं किया। वह मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्त शासन प्राप्त प्रांत के समान था। इसी से मेगास्थनीज ने उसका स्वाधीन देश के रूप में वर्णन किया है। अब रही अशोक की कलिंग विजय की बात। ऐसा प्रतीत होता है कि बिंदुसार की शांति मूलक नीति अथवा अशोक के प्रारंभिक शासनकाल की शांति से लाभ उठाकर कलिंग ने पुनः अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इसी से अशोक को उसे पुनः अधीन करने की जरूरत पड़ी। अब हमें यदि एक वाक्य में चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार का वर्णन करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? उसका साम्राज्य हिंदू कुश से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर मैसूर तक विस्तृत था। इसके अंतर्गत अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के विशाल प्रदेश, पंजाब, सिंध, कश्मीर, नेपाल, गंगा यमुना का दोआब, मगध, बंगाल, कलिंग, सौराष्ट्र, मालवा तथा दक्षिण का मैसूर तक का प्रदेश शामिल था। यदि हम चंद्रगुप्त के शासनकाल की बात करें तो पुराणों में चंद्रगुप्त के शासनकाल पर कुछ मतभेद है। वायु पुराण में यह 24 वर्ष बताया गया है। वायु पुराण में यह 24 वर्ष बताया गया है। मत्स्य पुराण में 34 वर्ष। महावंश वायु पुराण के समान ही 24 वर्ष बताता है। अतः यही काल न्याय संगत प्रतीत होता है। इस पर भी नारायण शास्त्री का मत है कि मत्स्य पुराण का 34 वर्ष का काल ही ठीक है। वे कहते हैं कि चतुर्विंशत यानी 24 पाठ अशुद्ध है, शुद्ध पाठ तो चतुर्विंशति होना चाहिए। वास्तव में यह 34 वर्ष ही था, ऐसा उनका कहना है। लेकिन शास्त्री जी का मत असंगत है। पारजीटर के कथनानुसार पुराण पहले प्राकृत में लिखे गए थे। कालांतर में उनका संस्कृत में रूपांतर किया गया। उस रूपांतर में व्याकरण की अनेक अशुद्धियां रह गई हैं। 34 और 24 का जो भ्रम है वह इसी कारण है। तो यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। अब चंद्रगुप्त का धर्म कौन सा था? अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त चाहे जैन हो गया हो, लेकिन प्रस्तुत साक्ष्यों से ऐसा पता चलता है कि प्रारंभ में वह जैनेतर धर्मों में भी श्रद्धा रखता था। स्वयं जैन लेखक हेमचंद्र परिशिष्ट पर्वन में लिखता है कि चंद्रगुप्त प्रारंभ में मिथ्या मतावलंबी व्यक्तियों का संरक्षक था। स्वयं उसकी राजसभा में एक जटिलक मंत्री था। बौद्ध ग्रंथों में जटिलक संप्रदाय का अनेक स्थलों पर उल्लेख हुआ है। इसके अतिरिक्त वर्णाश्रम धर्म के महान पोषक महामंत्री ब्राह्मण चाणक्य के प्रभाव में भी चंद्रगुप्त ब्राह्मण धर्म में श्रद्धा रखता था। यूनानियों का उल्लेख है कि याज्ञिक कार्यों को करने के लिए वह राज प्रासाद से बाहर निकलता था। जहां तक बौद्ध धर्म का प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने कदाचित उसके प्रसार को मर्यादित करने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए थे। कम से कम अर्थशास्त्र से यही प्रतीत होता है। यह नियंत्रण, यह प्रतिबंध निश्चय ही राजनीतिक एवं सामाजिक संरक्षा के निमित्त लगाए गए थे, धार्मिक असहिष्णुता के कारण नहीं। थेरीगाथा टीका का कथन है कि चाणक्य की प्रेरणा से चंद्रगुप्त ने एक स्थविर के पुत्र को कारागार में बंदी बनाकर डाल दिया था। इसका कारण भी राजनीतिक ही रहा होगा। जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त के जैन हो जाने के अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं। जैन ग्रंथ भद्रबाहु चरित, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, आराधना कथाकोश, पुण्याश्रव कथाकोश आदि में उसका
जैन धर्मावलंबी हो जाना उल्लेखित है। श्रवण बेलगोला की जनश्रुति तथा उसके अभिलेख भी इसकी परिपुष्टि करते हैं। चंद्रगुप्त के अपने जीवन के अंतिम दौर में जैन हो जाने का वर्णन हमने तब किया था जब हम उसकी दक्षिण विजय की बात कर रहे थे। मित्रों, यह जो विषय है चंद्रगुप्त मौर्य का, या कह सकते हैं कि चाणक्य का, मगध के संदर्भ में भारत में एक नया राज्य स्थापित करने के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम चंद्रगुप्त के राजनीतिक कार्यों का वर्णन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसके शासन प्रबंध की भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रगुप्त यदि भारत में एक ऐसे साम्राज्य की रचना का सूत्रधार है जो एक सूत्र में पिरोया हुआ था, तो इसका कारण उसका केवल सेनापति होना ही नहीं है, योद्धा होना ही नहीं है, इसका कारण यह भी है कि वह एक अच्छा शासन प्रबंधक था। और वह एक अच्छा शासन प्रबंधक क्यों था, इसके पीछे सीधा सीधा कारण बनता है चाणक्य की उपस्थिति का। संपूर्ण मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इन प्रांतों की संख्या कितनी थी यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। उसके पौत्र अशोक के समय निम्नलिखित प्रांत थे: उत्तरापथ, इसमें कंबोज, गांधार, कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब आदि प्रदेश शामिल थे और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र, इसमें काठियावाड़, गुजरात, मालवा और राजपूताना के प्रदेश आते थे। दक्षिणापथ, विंध्याचल के दक्षिण का समस्त प्रदेश इसके अंतर्गत था। इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। और चौथा जो राज्य था वह था कलिंग, जिसकी राजधानी थी तोस्ती। पांचवा राज्य था मध्य देश, इसमें उत्तर प्रदेश तथा प्राच्य प्रदेश यानी बंगाल और बिहार सम्मिलित थे, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र और मध्य देश निश्चित रूप से चंद्रगुप्त के साम्राज्य में थे, लेकिन शेष दो प्रांतों दक्षिणापथ और कलिंग के विषय में मतभेद हैं। प्रत्येक प्रांत अनेक जनपदों में विभक्त रहता था। जनपदों के कई विभाग होते थे, जैसे स्थानीय, जिसमें 800 ग्राम आते थे; द्रोणमुख, जिसमें 400 ग्राम आते थे; खारवटिक, जिसमें 200 ग्राम आते थे; संग्रहण, जिसमें 100 ग्राम आते थे; और फिर बाद में जो इकाई थी वह थी ग्राम। इस प्रकार ग्राम ही साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। जहां तक राजा का प्रश्न है, हम जानते हैं कि संपूर्ण साम्राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी स्वयं राजा होता था, सम्राट होता था। मध्य प्रदेश का प्रांत स्वतः उसके प्रत्यक्ष शासन में था। कदाचित साम्राज्य का मूल प्रदेश होने के कारण चंद्रगुप्त ने इसे अपने प्रत्यक्ष शासन में रखने का निर्णय किया था। शासन संचालन के लिए उसने मध्य देश के प्रमुख नगरों में महामात्र नियुक्त कर रखे थे। ये महामात्र पाटलिपुत्र और कौशाम्बी जैसे नगरों में स्थित थे। प्राचीन भारत में राज्य के 7 अंग समझे जाते थे: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। इन्हीं पर राज्य आधारित था। इनमें सर्व प्रमुख स्थान राजा का होता था। इसीलिए कौटिल्य ने राजा की योग्यता पर विशेष ध्यान दिया था। वह कहता है, राजा ऊंचे कुल का हो, उसमें दैवी बुद्धि और दैवी शक्ति हो, वह गुरुजन की बात सुनने वाला हो, धार्मिक हो, सत्यभाषी हो, परस्पर विरोधी बातों से परे हो, उच्च लक्ष्य रखने वाला हो, अति उत्साही हो, दीर्घसूत्री नहीं हो, सामंत राजाओं को नियंत्रण में रखने वाला हो, दृढ़ बुद्धि हो, छोटी परिषद वाला न हो, तथा वह विनय का अनुगामी हो।
राजा की व्यक्तिगत योग्यता का महत्व इसलिए भी था कि प्रजा प्रायः उसी का अनुगमन करती थी। अर्थशास्त्र कहता है कि राजा का जो शील होता है वही प्रजा का शील होता है। यदि राजा उद्यमी और उन्नतिशील होगा तो प्रजा भी उद्यमी और उन्नतिशील होगी। यदि राजा प्रमादी होगा तो प्रजा भी प्रमादी हो जाएगी। तो मित्रों, जब हम अगली बार मिलेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।